हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार, दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो दिसंबर एग्जाम के लिए आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाली हूँ। जैसे ही इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी मार्केट्स वाली मोनोपोली के बाद हम मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो आप लोग ईजिली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मोनोपोली क्या है? मोनोपोली हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक फर्म होती है, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, उसके प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता मार्केट में अवेलेबल, तो उसकी एकाधिकार रहता है उस चीज़ पे। तो नेचुरल मोनोपोली भी एक तरीके की मोनोपोली ही है, एकाधिकार ही है। ये भी एक तरीके का एक इंडस्ट्री के अंदर, या हम बोले एक सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर किसी दूसरी फर्म आने के लिए उसके लिए बहुत सारा बैरियर रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैरियर होता है इसमें एंट्री का, कि भाई न्यू फर्म आए, उसका अपना जो है मोनोपोलिस में बना रहता है, और स्टार्टअप कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे एक ही प्रोवाइडर रहता है, किसी प्रोडक्ट का एक ही प्रोवाइडर रहता है, या हम बोले सर्विस का एक ही प्रोवाइडर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट में नेचुरल मोनोपोली को अगर हम बोले कि एक ही एफिशिएंट प्लेयर होता है, क्योंकि उसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लागत लगनी है उसमें, तो एक ही एफिशिएंट प्लेयर रहता है। तो यहाँ पे एक ही कंपनी हम बोल सकते हैं कि ओनली प्रोवाइडर होती है उस प्रोडक्ट का या सर्विस का, इंडस्ट्री के अंदर या उस ज्योग्राफिक लोकेशन के अंदर। नेचुरल मोनोपोली किस वजह से अराइज हो सकती है? कि वही एक जो है एक पर्सन, या हम बोले कंपनी जो है वो उस चीज़ प्रोडक्ट का प्रोवाइडर है या उस सर्विस का प्रोवाइडर है, क्योंकि उसके लिए कोई यूनिक रॉ मटेरियल चाहिए जो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, और अगर जो चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होती तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। भाई आप कहीं से भी किसी चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल आ रहा है, और वो कच्चा माल बहुत ही लिमिटेड जगह पे मिलता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और हर किसी के बस की नहीं है कि ज़्यादा जो है कॉस्ट ज़्यादा लागत लगा सके, ठीक है। तो जो उसमें सफिशिएंट होगा, जिसके पास इतना पैसा होगा, वही वो रॉ मटेरियल खरीद पाएगा। टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी यूनिक है, ठीक है, हर किसी के पास नहीं है। और एक ही जैसे फैक्टर चाहिए उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, कि भाई अगर लेबर का ही इस्तेमाल करना है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास कि भाई आप थोड़ी लेबर का इस्तेमाल कर लो, थोड़ा कैपिटल का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे हाई कॉस्ट चाहिए, तो इसका मतलब कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एक ही फैक्टर को चाहिए उस चीज़ को ऑपरेट करने में, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी जो कंपनी हम बोले जो है नेचुरल मोनोपोली, इसी वजह से अराइज होती है। अब बात करें एग्जांपल की, टैप वाटर, जो हमारे घर में टैप वाटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सारे टैप वाटर प्रोवाइडर हो जाए, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। एक तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, भाई कितनी पाइपलाइंस आएंगी, सबका जितनी भी मान लो कोई 10 कंपनी है, 10 कंपनी अपने पाइपलाइन सबके घर में देंगे, कितनी बार जो है खुदाई होगी, ये सब होगा, उसमें और बहुत सारी कैपिटल चाहिए उसमें लगाने के लिए। तो इसलिए पाइप नेटवर्क के लिए, ये नेशनल नेटवर्क पाइप सेटअप के लिए सिर्फ भाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक ही कंपनी की रिक्वायरमेंट है, एक ही नेटवर्क यहाँ पे चाहिए, जो दोनों के हम अगर हमारे सामने है, जो हम कंपेयर करेंगे कि भाई जो ज़्यादा ईज़िली हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि बार बार सारी जितनी भी होंगी, अगर 10 कंपनी है तो 10 अपने जो है गड्ढे खोदती रहेंगी और पाइपलाइन बिछाती रहेंगी, ठीक है। लोगों के घर में जो है बस इतना तो पानी भी नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग कंपनी जो है पाइपलाइन होगी लोगों के घरों तक। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही पाइपलाइन होती है, ठीक है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर होता है, कोई अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है, क्योंकि इसमें लागत भी ज़्यादा है, ठीक है। और पानी को जो है फ़िल्टर भी करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही पानी हम लोग के घर में डायरेक्ट जो है नदियों से हमारे घर में डायरेक्ट पानी पहुंचाया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, पानी फ़िल्टर होके आता है, ठीक है। तो बहुत सारी लागत लगती है। तो ये नेचुरल मोनोपोली का एक एग्जांपल है हमारा टैप वाटर। अब इसके हमें एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिख रहा होगा, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और डिमांड कर्व आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, जो भी वो भी डाउनवर्ड, डिमांड कर्व तो होता ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस राइज होगा डिमांड कम होती जाती है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना। मान लीजिए एक इंडस्ट्री की डिमांड 10,000 यूनिट है, ठीक है, कि भाई वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है, 10,000 यूनिट है। तो अगर वो 10,000 यूनिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके पॉसिबल है कि वो यूरो 9 पे, आप रुपीज़ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, रुपीज़ भी लिख सकते हैं आप, रुपीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना सिंबल का,
तो यहाँ पे यूरो में दे रखा है कि पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कितनी है। अगर वो 10,000 यूनिट बना रहा है, $9, ठीक है, 9 यूरो। अगर उसी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भाई 3 फर्म्स आ जाए, 3 फर्म्स क्या कर रही हैं, 3,000 यूनिट बना रही है, तो कॉस्ट कितनी हो गई है, 17। एक अकेली काम कर रही है तो उसकी जो लागत है वो कम होती जा रही है। भाई उसको पता लग जाएगा, एक उसमें सफिशिएंट हो जाएगी कि मुझे किस तरीके से हमने मिनिमाइज़ करके अपनी कॉस्ट जो है मिनिमाइज़ करनी है और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर उसी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए क्या आ रही है, और फर्म ऐड हो गई मार्केट के अंदर, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गया है, $17 जो 17 यूरो है उस पर पहुँच गया है। तो यहाँ ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ फर्म जो है इंडस्ट्री में एक ही होगी, ठीक है, जो 10,000 यूनिट जो है प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम समझें, अब पहले मैं आपको यहाँ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी समझा दूँ, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसको, कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो डिक्लाइन हो जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन और सेल बढ़ती है, ठीक है। मोर आउटपुट मीन्स मोर प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या है, जैसे जैसे भाई आउटपुट आपका क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है आउटपुट वो डिक्लाइन होने लगती है जैसे आपका प्रोडक्शन और सेल बढ़ती है, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अगर हम सिंपली बात करें नेचुरल मोनोपोली की, वो हमारी जो है वो मीट करती है हमारी डिमांड को, एंटायर मार्केट को, एट लोअर कॉस्ट देन द मल्टीपल फर्म, ठीक है। नेचुरल मोनोपोली के अंदर अगर बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है, उस चीज़ के। अगर सिंगल है तो यहाँ पर प्राइस कम रहेगा। लेकिन अभी तक हमने वैसे पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है, ठीक है, कि भाई अलग अलग फर्म होंगी तो प्राइस गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्म्स आने से चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसके, प्राइस राइज होने के। तो यहाँ पे लोअर कॉस्ट रहेगी अगर नेचुरल मोनोपोली में एक ही जो है पर्सन रहेगा, या हम बोले एक ही फर्म रहेगी, एक ही कंपनी रहेगी। अगर मल्टीपल कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर तो हाई कॉस्ट जो है एंट्री हो जाएगी, एवरेज जो प्राइस है वो राइज कर जाएगा करंट प्राइस लेवल को। और जो कम्पिटेटिव है, जो भाई कम्पिटेटिव नहीं है नेचुरल मोनोपोलिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।